हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब सही होंगे। तो बेटा, आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के नाम से भी बोल सकते हैं। अब ये साइकिल कब होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता कि ये साइकिल कब होता है। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यानी इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस देन साइकिल इज कंप्लीट, देन इट्स शोइंग द ब्लीडिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस। तो ऐसी सिचुएशंस में जो ब्लीडिंग कम होती है तब उस साइकिल्स को हम काउंट करते हैं। इनिशियली कंडीशंस में अगर हम इस साइकिल की बात करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेस के ऊपर हम इस साइकिल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, इट अकर्स इन फीमेल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पबर्टी का जो टाइम होता है उस टाइम पे, यानी 14 to 16 ईयर्स की जो एज होती है उस एज में ये साइकिल स्टार्ट होता है। हालांकि फीमेल्स के केस में इसको आप 12 to 14 भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी 12 to 14 भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम पर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, फर्स्ट साइकिल जो होता है दैट इज कॉल्ड द मेनार्ज। उसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? मेनार्स के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट साइकिल भी फीमेल की बॉडी के अंदर जो होता है वो फिक्स से टाइम के बेस के ऊपर होता है, यानी फर्स्ट साइकिल तो इस टाइम पे स्टार्ट होता है बेटा, और लास्ट साइकिल जो होता है ना, लास्ट साइकिल, उस लास्ट साइकिल को हमें मेनोपॉज के नाम से बोलते हैं। मेनोपॉज जो स्टार्ट होता है इन एज ऑफ 50 to 55 ईयर्स एज। इस पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। अब देखिए, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है इट्स अबाउट द 28 और 29 डेज। ये जो साइकिल होता है a cycle which is completed into 28 और 29 डेज। एक ऐसा साइकिल है जो 28 से 29 दिन का साइकिल होता है, ये कंप्लीट होता है। अब ये जो साइकिल होता है इट्स कंसिस्ट ऑफ द मेन 3 फेज। इस साइकिल के अंदर 3 मेन फेज होते हैं, ठीक है ना, 3 मेन फेज होते हैं, और उनको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? हम लिख भी सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ तीन मेन फेज इसमें प्रेजेंट है भाई। कौन कौन से फेज है? फर्स्ट इज द फॉलिकुलर फेज, और इस फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेशन फेज के नाम से भी बोल सकते हैं। किसके नाम से भाई? प्रोलिफरेशन फेज। ठीक है। सेकंड फेज जो होता है भाई उसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। सेकंड फेज हमारे पास कौन सा है भाई? ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। और थर्ड फेज हमारे पास कौन सा है भाई? जिसको हमें मेंस्ट्रुएशन फेज के नाम से बोल सकते हैं या ब्लीडिंग फेज के नाम से बोल सकते हैं। तो ये 3 मेन फेज है हमारे पास, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेशन फेज,
ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज या फेज। अब इन तीनों फेज बेस के ऊपर क्या होता है भाई, कुछ ऐसे चेंज आते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, और वो चेंज डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। वो जो चेंज है वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। कैसे होते हैं भाई डिफरेंट लेवल्स पे चेंज? हम एक स्पेशल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और उस स्पेशल डायग्राम के बेस के ऊपर फीमेल की बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, ये जो 4 फेज होते हैं, इन 4 फेज के अंदर कई टाइप्स की कंडीशन चेंज होती हैं, ठीक है ना। और उसमें हमारे पास क्या क्या है देखिए हम आपको बताते हैं। तो इस फेज को हम ड्रॉ करते हैं। ऐसे 4 पार्ट्स हैं जहां पर ये सब चेंज आता है भाई। और इन 4 पार्ट्स में वो चेंज कहाँ कहाँ पर आता है? सबसे पहले तो आता है एक पहला चेंज जो हमारे पास कहाँ पर, जो हॉर्मोन्स होते हैं इन ब्रेन के अंदर, उस ब्रेन के अंदर जो चेंज आता है, और उस चेंज में हम क्या कह सकते हैं? हार्मोनल चेंज। चेंज इन पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला केस हमने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर जो हार्मोनल चेंज आता है उसकी बात हम कर रहे हैं। दूसरा क्या है भाई? ओवेरियन साइकिल बोल सकते हैं। ओवेरियन साइकिल जो होता है उसके बेस के ऊपर क्या चेंज होता है? अब ओवेरी के अंदर हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं, ओवेरियन हॉर्मोन्स। ओवेरियन जो हॉर्मोन्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेज जो हमारे पास है उसमें क्या है हमारे पास है भाई, इसके साथ क्या होता है? यूट्राइन साइकिल जो होता है ना, यूट्रस की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या बदलाव होता है? तो हमारे पास यूट्राइन साइकिल, ठीक है। ये सब कंडीशंस है। तो नॉर्मल चेंज इन द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब देखिए हार्मोनल चेंज इन द पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो भाई हार्मोन्स जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज रेगुलेटेड बाय द स्पेसिफिक ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है उसको रेगुलेट किया जाता है। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है बच्चा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रेगुलेट किया जाता है कि हमारे पास जो ग्लैंड प्रेजेंट है, जिस ग्लैंड में हमारे पास हाइपोथैलेमस इंक्लूड होता है, ठीक है ना। कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है भाई? हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस जो होता है वो इस पार्टिकुलर कंट्रोल के बेस के ऊपर काम करता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से इट सीक्रेट द 2 टाइप ऑफ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड hormone that is called the FSH, that is called the follicle stimulating hormone, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स है। और LH है भाई लुटेनाइजिंग हार्मोन। इस तरीके से हार्मोन सीक्रेट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और लुटेनाइजिंग हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहले इनिशियल कंडीशंस में क्या होता है भाई? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है उसका लेवल बढ़ता है। तो हम यहाँ पर अगर बात को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास देखिए FSH, और दूसरा हार्मोन्स का लेवल जो है वो क्या है? LH के बेस के ऊपर हम बोल सकते हैं। तो FSH का मतलब क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट्स मीन्स दैट पार्टिकुलर हार्मोन्स हेल्प इनटू टू इंक्रीज द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स जो प्रेजेंट्स है उनकी मैच्योरेशन करने में ये हेल्प करता है। लेकिन इसका लेवल जो है वो इनिशियल कंडीशंस में ही एक तरीके से भाई ज्यादा होता है।
बाद में तो इसका लेवल जो होता है वो घट जाता है, बाद में तो जो होता है इसका लेवल जो होता है वो घट जाता है, बिल्कुल नॉर्मल वे में रहता है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास क्या है भाई, एलएच हार्मोन, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से बोलते हैं। ये हार्मोन्स क्या करता है, अब इस हार्मोन्स की कंडीशन किस तरीके से होती है भाई, यहां देखिए इस हार्मोन्स का लेवल जो है वो ऐसे है, ठीक है। अब इस केस में देखिए स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो इस पार्ट को हमें, जो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 3 फेज जो इंक्लूड है, उन फेजेस को हम कंप्लीट इसके साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्लीटली इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक तरीके से। तो इस पार्टिकुलर केस में जो आप एफएसएस का लेवल इंक्रीज होता है, तो इट्स हेल्पिंग टू इंक्रीज द फॉलिकुलर स्ट्रक्चर। जो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी, उस फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स को ये पार्टिकुलर जो हार्मोन्स है वो मैच्योर करने में हेल्प करता है भाई, ठीक है ना। फॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, उस फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स को ये मैच्योर करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये फॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर मैच्योर होती है, ठीक है। इस मैच्योर स्ट्रक्चर के अंदर ही स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड द एग। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एग के नाम से बोलते हैं। तो ये एग प्रेजेंट है भाई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये एग इसमें से सिक्रीट हो जाता है, ये एग है। और ये जो पार्टिकुलर रीजन है, इट्स कन्वर्टेड अगेन इनटू द स्पेसिफिक रीजन, इट्स कन्वर्टेड अगेन इनटू द स्पेसिफिक रीजन। अब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये है हमारे पास ओवेरियन साइकिल। उस ओवेरियन साइकिल के साथ साथ एक साइकिल और भी होता है कि इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की सहायता से जो भी मैच्योरेशन या जो भी चेंज आता है यहाँ पर, उस चेंज के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ओवेरी के द्वारा जो सिक्रीट किए गए हॉर्मोन्स हैं, वो हॉर्मोन्स का लेवल भी एक तरीके से इम्प्रूव होता है। और जब हॉर्मोन्स का लेवल इम्प्रूव होता है तो ओवेरियन के अंदर भी हॉर्मोन्स हैं। और वो कौन कौन से हॉर्मोन्स है भाई, हमारे पास एक तो हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन, और दूसरा हार्मोन है भाई प्रोजेस्टेरोन। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो इस तरीके से बढ़ता है इसमें, और इसके बाद उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास दूसरा जो हार्मोन्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। वो जो हार्मोन्स है हम सब आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसका लेवल बढ़ता है और वो कैसे जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन का केस है। इसके साथ साथ यूट्रस की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में भी बहुत सारे चेंज आते हैं। तो यूट्रस की जो मेम्ब्रेन है, अगर आप उस यूट्रस की मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो उस मेम्ब्रेन्स के अंदर ऐसे इस तरीके से जो कंडीशंस है वो इंप्रूव होती है। अब इसमें ब्लड सप्लाई जो है इस तरीके से प्रेजेंट है भाई, यहां पर ब्लड सप्लाई है, अब ये ब्लीडिंग फेज में एंट्री कर जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास ये टोटल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। इस टोटल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अगर आप ध्यान से देखें तो हमने बताया कि इट्स कन्वर्टेड इनटू 3 फेजेस। तो इसमें हमने इसको 3 फेजेस में कैसे डिवाइड कर दिया भाई। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो रीजन प्रेजेंट है, हमने इस तरीके से इसको ऐसे करके पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। या इसको यहां से थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उस साइकिल्स के प्रॉपर वे में अगर हम डेज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फेज है हमारे पास है, उस फेज में हमारे पास है प्रोलिफरेशन फेज। 14 डेज का जो फेज है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं।
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम और आगे ले लेते हैं भाई, इस तरीके से। तो यहां हमारे पास ये जो फेज है वो 14 to 15 डेज का होता है, ये 10 डेज का होता है भाई, रिमेन्स जो बच के 4 to 5 डेज का फेज प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं, आप इसको बड़े ध्यान से समझे और सुने बेटा। अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो 3 फेज हमने बताया था। सबसे पहले प्रोलिफरेशन फेज, या जिसको हम एक तरीके से फॉलिकुलर फेज के नाम से बोलते हैं। तो फर्स्ट फेज जो है फॉलिकुलर फेज, ऐसे फेज के अंदर चारों कंडीशंस में क्या क्या चेंज होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम उस चेंज की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा ये एफएसएच हार्मोन जो है इसका सिक्रीशन होता है। दिस इज द सिग्नल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, इस ग्राफियन फॉलिकल्स की मैच्योरेशन की बात आती है। जब ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होता है तो उसके लिए उस ग्राफियन फॉलिकल्स की जो मैच्योरेशन है, उस मैच्योरेशन के लिए जो रेड कलर के बेस के ऊपर मतलब एफएसएच हार्मोन्स का लेवल जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होता जा रहा है। एक लास्ट चांस के बेस के ऊपर आप देखिए, ग्राफियन फॉलिकल्स जब मैच्योर हो रहा है तो उस पार्टिकुलर टाइम्स में देखिए इस हार्मोन्स का जो लेवल है वो एलएच से नीचे आके एकदम से ऊपर चला जाता है। हालांकि एलएच से तो ये नीचे ही है, लेकिन एकदम से इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो ये एट्रियम कैविटी प्रेजेंट है, इस एट्रियम कैविटी के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रेजेंट था वो एकदम से सिक्रीज हुआ, जिसके बेस के ऊपर यहाँ पर पीक बन गई। और इस पीक का मतलब क्या है, अनदर स्मॉल फेज आल्सो एंटर, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन फेज। और उस ओव्यूलेशन फेज में एग जो है, ये जो कंडीशन है जिसको हम एग बोलते हैं, उस एग का सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब यहां पर इस पार्टिकुलर केस में देखिए, जब तक ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल्स के केस में ये जो एट्रियम रीजन है, ये कैविटी जो प्रेजेंट है, ये क्या करती है, ये किसी एक अनदर हार्मोन्स के लेवल को इंक्रीज करती है। ग्राफियन फॉलिकल जैसे जैसे मैच्योर होगा, उस मैच्योरेशन के साथ साथ एक नया हार्मोन जिसको हम ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं, उस ओवेरियन हार्मोन्स का अमाउंट बढ़ेगी। और वो ओवेरियन हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स है। दिस एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल देखिए किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर हुआ, जैसे जैसे फॉलिकल्स हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हुआ, ऐसे ऐसे फॉलिकल भी मैच्योर हुआ, सीक्रेट हुआ तो रप्चरिंग हुई, रप्चर से एट्रियम्स के अंदर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हुआ। जब एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हुआ तो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा बेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा। अब ऐसे में जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ तो देखिए, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, व्हाट आर द रोल ऑफ एस्ट्रोजन। इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या रोल है भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन्स हेल्प इनटू टू क्रिएट द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो पबर्टी के कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल की बॉडी में, उनको क्रिएट करने का काम करता है एस्ट्रोजन। इट इज आल्सो कॉल्ड द ओस्ट्रोजन, इसको ओस्ट्रोजन भी बोलते हैं। अब इस ओस्ट्रोजन हार्मोन्स के सीक्रेट होने से क्या होगा, यूट्रस की जो मेम्ब्रेन है बेटा, उस यूट्रस की मेम्ब्रेन की थिकनेस इंक्रीज होगी। देखिए, यहाँ पर यूट्रस की मेम्ब्रेन जो है उसका लेवल इंक्रीज होगा। यहाँ पर तो यूट्रस की मेम्ब्रेन की थिकनेस यहाँ है, और आगे जाके वही यूट्रस की मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब इतना ज्यादा लेवल जो है थिकनेस का मेंटेन हो जाता है। ये थिकनेस किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन द एस्ट्राडाइयोल हार्मोन। जो एस्ट्राडाइयोल हार्मोन्स है उसके लेवल के कारण वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये पहला फेज है जिसको हम प्रोलिफरेशन फेज भी बोल सकते हैं, और इट इज आल्सो कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज। इट्स कंटेन द 14 to 15 डेज। देन उसके बाद नेक्स्ट चलिए,
अब हमारे पास नेक्स्ट फेज जो है, उस नेक्स्ट फेज को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? दैट इज कॉल्ड द ल्यूटियल फेज। इट्स मींस अब हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस होगी। अब कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस होगी तो उसको कौन करवाएगा? देखिए, अनदर हार्मोन्स इज देयर दैट इज कॉल्ड द ल्यूटियल हार्मोन्स। यहां पर इस पार्टिकुलर फेज के अंदर यानी फर्स्ट फेज के अंदर इस पार्टिकुलर हार्मोन्स का लेवल लो था, लेकिन जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर हुआ, ब्रेक हुआ, उसके बाद इस LH का लेवल इस FSH के लेवल से इंक्रीज होगा बेटा। और जब वो इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या है? ruptured follicles are converted into another body, this is called the luteal। और ग्राफ इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉर्पस लूटियम। ये किस में कन्वर्ट होगी? कॉर्पस लूटियम्स। यानी ruptured follicles are converted into the another body that is called the corpus luteum। और जो ये कॉर्पस लूटियम पार्ट्स हमारे पास बना, इसका क्या काम है भाई? इट सीक्रेट अनदर हॉर्मोन्स दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरोन। दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरोन। ये किसका काम करता है भाई? प्रोजेस्टेरोन का काम करता है। इस पहले फेज के अंदर यानी प्रोलिफरेशन फेज में देखिए, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है इस एस्ट्रोजन के लेवल से लो है, लेकिन जैसे ही कॉर्पस लूटियम बनता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इट्स मींस कॉर्पस लूटियम हेल्प टू सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये कॉर्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने में हेल्प करता है। और अगर सिंपली अगर हम प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन की बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हेल्प टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है? वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम होता है। अब देखिए, यहां पर LH का लेवल बढ़ा तो कॉर्पस लूटियम की मेंटेनेंस हुई, कॉर्पस लूटियम मेंटेन हुई तो उसने अपना एक हार्मोन छोड़ा दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरोन। और जब प्रोजेस्टेरोन मेंटेन हुआ तो उसका क्या काम है? इसका काम क्या है भाई? टू मेंटेन द वॉल ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की जो वॉल है देखिए, उसके अंदर ब्लड की रेगुलरिटी बिल्कुल प्रॉपर वे में उसकी थिकनेस को इंप्रूव करता है। व्हाई दिस अकर? ऐसा क्यों पॉसिबल है कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो यूट्रस की मेम्ब्रेन की थिकनेस को फ्रेश रखता है? बिकॉज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग द जाइगोट और इन फॉर्म ऑफ ब्लास्टुला इट इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन मेम्ब्रेन। एंडोमेट्रियल्स मेम्ब्रेन जो होती है यूट्रस की, उस यूट्रस की मेम्ब्रेन के अंदर वही ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एम्बेडेड होगा। इट्स मींस इट्स कन्वर्टेड इनटू बेबी। तो इसकी डेवलपमेंट के लिए इस मेम्ब्रेन का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फेज है हमारे पास मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग फेज। अब ये फेज जो हमारे पास प्रेजेंट है, इट्स अबाउट द 4 to 5 डेज। इस 4 to 5 डेज फेज में क्या कंडीशन होती है? देखिए, इफ एग आर नॉट फर्टिलाइज, हमारे पास क्वेश्चन यहीं से राइज होता है कि एग यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। इफ एग आर नॉट फर्टिलाइज इफ एग आर नॉट फर्टिलाइज देन व्हाट हैपन? तो उसके बाद क्या होगा भाई? देखिए, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशंस में नेक्स्ट साइकिल के लिए सिग्नल जनरेट होगा। और नेक्स्ट साइकिल के लिए जब सिग्नल जनरेट होगा तो देखिए इस फेज में क्या है? लेवल ऑफ LH इज डाउन। LH का लेवल जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज it receive a signal from brains to फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा तो FSH का लेवल बढ़ना लाजमी है, क्योंकि उसकी सहायता से नया ग्राफियन फॉलिक्यूल्स मैच्योर होगा। पुराना ग्राफियन फॉलिक्यूल्स जो कन्वर्ट हो गया था किसमें? कॉर्पस लूटियम में। देन कॉर्पस लूटियम आल्सो डिग्रेड। अब जब LH का लेवल डाउन होगा तो कॉर्पस लूटियम जिसको मेंटेन करने का काम LH का था, इट इज आल्सो डिग्रेड। तो कॉर्पस लूटियम भी डिग्रेड हो जाता है। और जब कॉर्पस लूटियम डिग्रेड हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम का क्या काम था? उसका काम था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने का। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम ही नहीं है अब जब कॉर्पस लूटियम खत्म हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी खत्म हो जाता है, तो यूट्रस की मेम्ब्रेन की फ्रेशनेस को कौन मेंटेन करेगा? कोई भी नहीं मेंटेन कर पाता। तो ऐसे में जो यूट्रस की मेम्ब्रेन है, वो यूट्रस की मेम्ब्रेन क्या करती है भाई? ब्लीड आउट हो जाती है।
ठीक है, टूट कर, कट कर, फट कर ये ब्लीड आउट होने लग जाती है, बह के बाहर निकलने लग जाती है। और जब वो बह के बाहर निकलने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड द ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये टोटल साइकिल जो हमारे पास प्रेजेंट है, इसी साइकिल को हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से बोलते हैं। ये एक तरीके से जो ह्यूमन बींग्स के केस में फीमेल्स में पॉसिबल है, और हमने आपको बताया कि इट्स अबाउट द 28 और 29 डेज पीरियड्स इनिशियल कंडीशन, यानी फर्स्ट टाइम जब फीमेल्स की बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन आती है तो उसको हम मेनार्स के नाम से बोलते हैं। उसके लिए एज जो है वो 12 to 16 ईयर्स की एज हम काउंट कर सकते हैं। और भाई लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो आती है, उस मेंस्ट्रुएशन के टाइम को हमें 50 to 55 ईयर्स, जिसमें मेनोपॉज के नाम से हम बोल सकते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हमने 3 मेन फेजेस में डिवाइड किया, जिसमें हमने प्रोलिफरेशन फेज, या जिसको हम एक तरीके से फॉलिकुलर फेज बोल सकते हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट फेज जो हमने उसमें बताया, दिस वन इज द सिक्रीटरी फेज ऑफ द ल्यूटियल फेज। बच्चा नेक्स्ट फेज जो हमारे पास इसमें प्रेजेंट था, उसको हमें ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से बोलते हैं। उन्हीं फेज को हमने 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है, और वो हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग, दिस वन इज द फर्स्ट प्रोलिफरेशन फेज, सेकेंड वन इज द सिक्रीटरी फेज, एंड थर्ड वन इज द ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। इसी फेज के बीच में एक छोटा सा फेज हम ओव्यूलेशन फेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको हमें 1 से 2 दिन का काउंट कर सकते हैं। तो आज हमारे पास जो लेक्चर था, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी लेक्चर है, क्योंकि जनरली हमें इन बातों की इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। ओके।